Hello learners, good morning. Today we read about our civics chapter number 2 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की डेफिनेशन या क्या है फेडरलिज्म, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाना चाहूँगी जो आपने चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग के टाइम पढ़ा था. हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज़ की कंपैरेटिव स्टडी की थी, जहाँ पर आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को शेयर किया गया. बेल्जियम was to reduce the power of the central government and to provide the powers to the regional government. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their own powers and roles. और इस सब का इस पावर को शेयर करने का रिजल्ट आपने देखा कि वहाँ पर पीस के साथ लोग आराम से रह रहे थे. एंड अनदर एग्जाम्पल था श्रीलंका का. श्रीलंका में हमने देखा कि तमिलम एक अलग गुट बन गया, तमिल्स को डिमोरलाइज किया गया, सिंगली को ही प्रेफरेंस दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को शेयर नहीं किया गया, कोई भी रीजनल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी. और उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वार. लोगों ने हथियार उठाए और एक दूसरे का खून बहाया. और आपको ये वाला डायग्राम भी अच्छे से याद होगा. ऑब्वियसली ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही है, जिसमें हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर पढ़ा था कि हम पावर को, जो गवर्नमेंट के पास पावर है, उसे यूनियन या सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, जो कि था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. और बेल्जियम मॉडल में ये हाईलाइटेड क्या हुआ पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, तो अब इन सब का क्या मतलब? इन सब का मतलब है, बहुत गहरा मतलब है, वही तो समझेंगे. अभी जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया तो किसी ने भी शायद क्या पक्का ही किसी ने भी ये नहीं देखा होगा कि जो मैंने फेडरलिज्म का पोस्टर यहाँ लगा रखा है उस पर क्या मेंशन है. सबने देखा होगा टेस्टी टेस्टी केक रखा है, उसके साथ आप इन 3 शब्दों पे भाई नज़र दौड़ाइए: फेडरल, स्टेट, लोकल. मुझे लग रहा है अब आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं बता ही देती हूँ. ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है यही फेडरलिज्म है. देखा, एक सरप्राइज. यानी कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो एक इंट्रो था. किसका? फेडरलिज्म का, जो आपने सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे. अब फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डायग्राम में देखा. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. अब इसके कुछ की फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के. अब
ज़रा उन पर एक बार नज़र दौड़ा ली जाए। सबसे पहले, जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होगा वहाँ पर गवर्नमेंट के 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स होते हैं और ये सभी लेवल्स सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सिटीजन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ओके, तो जो भी 2 या 3 जो भी लेवल्स होंगे वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके क्या राइट्स हैं, क्या इनकी पावर हैं और उनके साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से स्पेसिफाई की गई हैं। और यदि इनको कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना होता है, कोई नया रूल फॉर्म करना होता है, तो एक दूसरे का कंसेंट ज़रूरी है। इन केस यदि इनके बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए तो कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई इनकी पावर्स या इनके राइट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इनके बीच में झगड़ा जो होता है वो किस पे होगा? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है। हम जो टैक्स के रूप में या हम पर रेवेन्यू लगाकर जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है वही उसका सोर्स ऑफ इनकम हो। तो हो सकता है क्या? डेफिनेटली लड़ाई होगी तो किस पर होगी? उसी सोर्स ऑफ इनकम पे। तो इसलिए उस सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है ताकि इन लेवल्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। पहला, जो भी लेवल्स गवर्नमेंट के होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। दूसरा, वो एक दूसरे के साथ रहने का एग्रीमेंट करते हैं। अब इस फेडरल गवर्नमेंट को डीपली समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है फेडरल गवर्नमेंट, जो हमने अभी अभी डिस्कस करी। 2 या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होंगे। जो सब यूनिट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं। तीसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अपने पावर्स को कैसे यूज़ कर रही है और कितना यूज़ कर रही है, इसकी क्लैरिफिकेशन या इसका आंसर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए फ्री है। और इस तरह की गवर्नमेंट इंडिया, कनाडा और जर्मनी में है। दूसरी टाइप होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का एक ही लेवल होता है। इट मीन्स पावर को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता। और जब पावर शेयर नहीं की गई तो जो सब यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से सबऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सारे रूल्स, रेगुलेशंस या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो नया रूल बनाने का राइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं होता। और इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलती है। अब तो हमने गवर्नमेंट की टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन फेडरलिज्म भी 2 तरीके से होता है। पहला होता है कमिंग टुगेदर।
कमिंग टुगेदर मीन्स छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं वो अपने आप डिसाइड करते हैं कि हम सबको मिलकर कोई बड़ी बिग यूनिट बनानी चाहिए। ध्यान रखेंगे, कमिंग टुगेदर, कम मीन्स आना, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। जो भी 3, 4, 5 छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि अब हमें मिल करके कोई बिग यूनिट बनानी चाहिए। और इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड में है। और दूसरी टाइप्स होती है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मीन्स हमारा जो देश है इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके अंदर जो कंट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो इतने बड़े कंट्री को एक तरह की गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाती है। उसके साथ साथ डाइवर्सिटी होती है, लोगों के बीच में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर डाइवर्सिटी होती है। तो इस तरह से कंट्री ये डिसाइड करता है कि हमें अपनी जो पावर है वो अपने स्टेट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पर स्टेट्स खुद डिसाइड करें कि हमें एक यूनिट होना है वो है कमिंग टुगेदर। और जहाँ कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करे कि मुझे अपनी पावर शेयर करनी चाहिए स्टेट्स या लोकल गवर्नमेंट के साथ, वो होल्डिंग टुगेदर है। और इस तरह का स्पेन, इंडिया और बेल्जियम ने ये मॉडल फॉलो किया है, जिसका एग्जाम्पल आप बेल्जियम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।